दोस्तों, आज की केस फाइल में हम बात करने वाले हैं सैम अब्राहम केस के बारे में। एक आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसा केस जो आपको सीख देगा कि अगर कोई एक बार आपके संग विश्वासघात करे तो उस पर दोबारा भरोसा आंख मूंद के ना करें। आइए आपको बताते हैं इस केस फाइल के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। तारीख थी 14 अक्टूबर 2015। ऑस्ट्रेलिया में सुबह के करीब 9 बजे थे। सोफिया जब नींद से जागी और अपने पास लेटे पति सैम अब्राहम को देखा तो ये बिल्कुल सन्न रह गए, क्योंकि कल रात को ठीक ठाक हालत में सोया सैम इस वक्त बेसुध बदहवास हालत में पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। ये देखकर सोफिया के होश उड़ गए और उसने जल्दी से अपने 6 साल के बेटे को उठाया। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में अपनी बहन सोनिया एंड्रयूज को कॉल किया, जो प्रोफेशन से एक नर्स थी और सोफिया के घर से कुछ ही दूरी पर रह रही थी। सोफिया की बात सुनकर सोनिया ने जल्दी से इमरजेंसी सर्विस पर फोन किया और महज 13 मिनट बाद इमरजेंसी टीम सोफिया के घर आ जाती है और जल्दी जल्दी सैम की हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर को चेक किया जाता है। सीपीआर देने की कोशिश की जाती है, पर सैम के मुंह से झाग बहुत ज्यादा निकल रहा था। जबड़ा टाइटली बंद हो चुका था, इसलिए सीपीआर देना मुमकिन नहीं था। और इसी जांच के दौरान सैम इस दुनिया से विदा हो जाता है और टीम इस नतीजे पर पहुंचती है कि सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस तरह 14 अक्टूबर की ये सुबह सैम के पूरे परिवार के लिए एक मनहूस दिन की शुरुआत बन जाती है और पल भर में हंसता खेलता परिवार तबाह हो जाता है। सोफिया अपने बचपन के उस प्यार को कुछ ही मिनट में खो देती है, जिसके लिए उसने परिवार का भी डटकर सामना किया था। सैम और सोफिया दोनों कोलम जिले के करूवलूर में रहा करते थे और इनके घर भी पास पास थे, इसलिए अक्सर बचपन में दोनों ज्यादातर समय एक साथ गुजारते और लोकल चर्च के फंक्शंस में भी प्रेयर्स वगैरह एक साथ ही गाया करते थे। इस तरह दोनों ने स्कूलिंग साथ साथ की और फिर स्कूलिंग खत्म होने के बाद कोट्टायाम के कॉलेज में भी दोनों ने साथ में एडमिशन लिया और इसी दौरान दोनों दोस्ती की रेखा को पार कर लव लाइफ में एंटर कर गए। साल 2003 में सैम ने फैसला किया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ सोफिया से, लेकिन उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए पहले सैम ने एमबीए करके अपना करियर सेटल करने का डिसाइड किया और फिर एमबीए की पढ़ाई के लिए सैम तमिलनाडु के डिंडिगुल में जाकर रहने लगा। इधर सोफिया ने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोट्टायाम की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और दोनों अपने अपने करियर को बनाने में जुट गए। 2005 में सैम एमबीए कंप्लीट करके अपने होम टाउन में आ गया और दोनों ने अब सभी दूरियों को खत्म कर शादी करने का फैसला किया और दोनों ने अपनी अपनी फैमिलीज को एक दूसरे के बारे में बता दिया। लेकिन सैम के फादर सोफिया को बहू नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सोफिया इतनी आसानी से सैम को नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए इसने परिवार वालों को धमकाते हुए कहा कि अगर मेरी शादी सैम से नहीं हुई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। बच्चों की जिद के आगे माँ बाप भी झुक गए और 2008 में सैम और सोफिया की ईसाई परंपराओं के मुताबिक शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रहने लगे और 1 साल बाद यानी 2009 में सोफिया ने एक बेटे को जन्म दिया और बच्चे के आते ही फैमिली में खुशियों की बौछार हो गई। अब सोफिया घर को संभालने के साथ साथ बेंगलुरु की एक फर्म में जॉब भी किया करती थी, जबकि अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देने के लिए सैम ओमान में चला गया, जहां इसको लुलु एक्सचेंज में अच्छी सैलरी पर नौकरी मिल गई और ये परिवार फाइनेंशियली भी काफी स्टेबल हो गया। लेकिन 2011 में सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने की जिद की, क्योंकि यहाँ उसे अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद थी और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में इसकी बहन सोनिया भी रहा करती थी। हालांकि ओमान से ऑस्ट्रेलिया आना सैम के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन सोफिया की जिद के आगे सैम ने उसे ऑस्ट्रेलिया रहने की परमिशन दे दी और 2012 से सोफिया ऑस्ट्रेलिया में अपने बेटे के साथ रहने लगी और सैम ओमान में अकेला रहने लगा। लेकिन पत्नी और बच्चे से ये दूरी सैम को नागवार गुजर रही थी, इसलिए इसने जॉब की जगह फैमिली को प्रायोरिटी दी और ये भी 2013 की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया आ गया और अपनी फैमिली के साथ रहने लगा और यहाँ इसे मनी एक्सचेंज में अच्छी नौकरी मिल गई। इस तरह फिर से परिवार एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की उस मनहूस काली सुबह ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। सोफिया और आसपास के सभी लोग हैरान थे कि अचानक सैम की ये दर्दनाक हालत हुई तो हुई कैसे। आखिर कैसे हार्ट अटैक ने सैम को दुनिया से दूर कर दिया। जिस वक्त सैम की डेथ हुई उस वक्त इसके बेटे की उम्र महज 6 साल थी और इतनी सी उम्र में ही इसने अपने पिता का साथ खो दिया। सैम की मौत के तुरंत बाद इसके घर फॉरेंसिक टीम आई और इन्होंने जांच पड़ताल के लिए सैम की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन ना तो सैम की कंडीशन और ना ही घर के हालात ये बयान कर रहे थे कि ये अननेचुरल डेथ है, इसलिए फॉरेंसिक टीम को भी सब कुछ नॉर्मल ही लगा।
पुलिस ने जब घर की अच्छे से तलाशी ली तो इन्हें भी किसी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। लूटपाट का कोई भी सबूत नहीं दिखा। इसलिए पुलिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर को भी बुलाने की जहमत नहीं उठाई। जल्द ही सोफिया ने केरल में सैम के परिवार को भी फोन कर दिया और उसके पेरेंट्स को जब सैम की मौत की खबर दी गई तो माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि इनका हंसता खेलता बच्चा अब इनसे दूर जा चुका है। इधर केरल से कोसों दूर मेलबर्न में सोफिया भी सैम की लाश को देखकर बुरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन पुलिस और मेडिकल टीम ने सोफिया का भरपूर साथ दिया और मेलबर्न की मलयाली डियास्पोरा ने तो सोफिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भी दिए और जल्दी जल्दी सैम की डेड बॉडी को इंडिया भेजने के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए। और फिर 2 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर 2015 को सोफिया सैम की बॉडी को अपने देश वापस ले आई। सैम की लाश को जब माँ बाप परिवार वालों ने देखा तो हर कोई फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि भले ही सैम इनसे दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन कभी भी इसने परिवार से नाता नहीं तोड़ा था और ना ही दूर होने का एहसास दिलाया। बल्कि सैम हर साल वेकेशंस मनाने के लिए भारत के केरल में ही आया करता था और दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ रहकर फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारते थे। मरने से पहले भी सैम अपनी पत्नी के साथ केरल में 2 हफ्ते रुक कर आए थे, लेकिन 1 हफ्ते बाद जब सैम वापस घर लौटा तो कॉफिन में आया और ये बात उसने अपने घर वालों से पहले ही कह दी थी। जी हाँ, सबसे शॉकिंग पार्ट यही था। सैम मरने से पहले जब अपने घर आया था तो इसने अपने फादर से कहा था कि मुझे फील होता है कि मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये बात सुनकर इसके फादर भी नाराज हुए और सैम को डांट कर चुप करा दिया। लेकिन फिर से सैम ने यही बात अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से भी कही और कहा कि अगली बार जब मैं घर वापस आऊंगा तो कॉफिन में आऊंगा। ये बात लोगों को सिर्फ एक मजाक लगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सैम की ये बात उसका आने वाला कल है और सैम के कहे मुताबिक उसकी लाश आई और वो भी कॉफिन में ही। घर में शौक का माहौल था। सोफिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और फिर सैम को अंतिम विदाई देने का भी वक्त आ गया। क्रिश्चियन रूल्स के मुताबिक सैम को कॉफिन में बंद कर दफना दिया गया। 24 अक्टूबर 2015 यानी सैम की मौत के 10 दिन बाद सोफिया ने परिवार से कहा कि अब मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ इसकी जॉब थी, बेटे का स्कूल था। हालांकि परिवार वाले नहीं चाहते थे कि सैम की पत्नी और बेटा उनसे दूर जाए, लेकिन सोफिया के मनाने पर उन्होंने इसे वापस ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाजत दे दी और सोफिया ऑस्ट्रेलिया में आकर अपनी जॉब घर संभालने लगी। लेकिन इस बिजी लाइफ के बाद भी सोफिया हर सैटरडे अपने ससुराल वालों को फोन करके उनसे बातें करती थी और ससुराल वाले भी सैटरडे आने पर इसकी कॉल का इंतजार करते थे। इस तरह सैम को गुजरे हुए 9 महीने बीत गए और इन 9 महीनों में कोई भी ऐसा सैटरडे नहीं बीता था जब सोफिया ने सैम की फैमिली को फोन ना किया हो। इसी तरह जुलाई 2016 में सैम का परिवार पलके बिछाए सोफिया के फोन के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सुबह से शाम और शाम से रात हो गई पर सोफिया का फोन नहीं आया। ये देखकर फैमिली को लगा कि शायद सोफिया बिजी होगी, इसलिए उसने फोन नहीं किया। 1 हफ्ता गुजर गया और फिर दूसरे सैटरडे को भी परिवार ने फोन आने का इंतजार किया, लेकिन इस बार भी उनकी उम्मीद बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। ये देखकर परिवार को लगने लगा कि कुछ तो बात है, इसलिए इन्होंने सोफिया की बहन सोनिया को कॉल किया, जो कि उसी के शहर मेलबर्न में रहती थी। सोनिया से जब सोफिया के बारे में पूछा गया तो इसने कुछ ऐसा जवाब दिया कि परिवार हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सोनिया ने कहा कि सोफिया से आप ही नहीं बल्कि अब कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि सोफिया को जेल में रहते हुए पूरे 15 दिन हो चुके हैं और अब वो पुलिस की हिरासत में है। परिवार ने ये सुन सोफिया का जुर्म पूछा, जिस पर सोनिया ने बताया कि सोफिया ने एक मासूम की जान ली है और वो मासूम कोई और नहीं बल्कि सैम ही है। सोफिया के बारे में ये दिल दहला देने वाली बात सुनकर तो परिवार को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये उसी सोफिया की बात कर रही है जिसने सैम से शादी करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने की धमकी दी थी। इस तरह सैम की मौत के 10 महीनों बाद सैम की मौत के इल्जाम में सोफिया को गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ सोफिया ही नहीं बल्कि इसके साथ एक और शख्स को अरेस्ट किया गया जिसका नाम था अरुण कमलासनन। लेकिन परिवार को ये बात समझ नहीं आई कि आखिर सोफिया के साथ अरुण को क्यों पकड़ा गया, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने में पुलिस ने कई महीने छानबीन में गुजार दिए थे और तब जाकर सच का खुलासा हुआ। दरअसल जब सैम की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उससे पुलिस को यह पता चला कि सैम की डेथ का कारण हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक खतरनाक साइनाइड है और इसके पीछे कहीं न कहीं सोफिया का ही हाथ छुपा हुआ है, क्योंकि घर में उसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने डायरेक्ट सोफिया पर इल्जाम न लगाते हुए सच्चाई की तह तक जाने के लिए सीक्रेटली सोफिया पर नजर रखना शुरू कर दिया। सोफिया के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्डिंग, हर चीज को मॉनिटर किया गया और इसी बीच सोफिया की कुछ बड़ी गलतियां उसे मुजरिम करार देने में फुल सपोर्टिव साबित हुईं। सोफिया ने केरल से लौटने के महज 1 महीने बाद सैम के अकाउंट से सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे और फिर सैम की गाड़ी को अरुण नाम के एक शख्स के नाम पर ट्रांसफर कर दिया था।
यही सोफिया की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो सैम की गाड़ी खुद चला सकती थी, बेच सकती थी, लेकिन उसने अरुण के नाम पर ट्रांसफर क्यों की? यही सवाल पुलिस के दिमाग में भी घर कर गया और पहली बार पुलिस के सामने इस केस में अरुण नाम का कैरेक्टर शामिल हुआ। और फिर पुलिस ने जब सोफिया पर नजर रखी तो देखा कि सोफिया किसी अनजान शख्स से सीक्रेटली मिलती है। पहले तो ये मिलना जुलना काफी छुपकर था, लेकिन वक्त के साथ ये दोनों पब्लिकली भी मिलने लगे और फिर पुलिस ने इनकी 100 घंटों की कॉल रिकॉर्डिंग भी देखी। इसी के साथ सोफिया ने अपना और अरुण का एक जॉइंट अकाउंट भी खुलवाया और ये सारी बातें ये बयान कर रही थी कि अरुण और सोफिया के बीच लव रिलेशन है और ये बात 100% सही थी। दरअसल अरुण और सोफिया का ये प्यार का रिश्ता आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से चला आ रहा था। जब सैम MBA करने के लिए डिंटिगुल में शिफ्ट हुआ था तो सोफिया की मुलाकात यूनिवर्सिटी में अरुण से हुई थी। एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने की वजह से दोनों अच्छे दोस्त बने और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन इस बीच भी सोफिया ने सैम से कांटेक्ट खत्म नहीं किया, यानी एक ही समय में सोफिया, सैम और अरुण दोनों के साथ लव रिलेशन में थी। लेकिन जब सैम MBA करके लौटा तो ये सैम के करीब आ गई और दोनों ने शादी करके अपना घर बसा लिया। इधर अरुण भी ऑस्ट्रेलिया जाकर IT कंपनी में नौकरी करने लगा और यहाँ अरुण ने एक लड़की से शादी करके घर बसा लिया और इनके घर भी एक बेटे ने जन्म लिया। इस तरह सोफिया और अरुण दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन दोनों ने शादी के बाद भी कभी भी एक दूसरे से कांटेक्ट खत्म नहीं किया। दोनों की बातें होती रहती थी, इसलिए सोफिया ने भी अरुण के पास यानी ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया और सैम जो सोफिया के इरादों से अनजान था उसने उसे ऑस्ट्रेलिया रहने की इजाजत दे दी और इस तरह सोफिया ऑस्ट्रेलिया जाकर रहने लगी। अरुण के साथ मिलना बात करना जारी रहा, लेकिन जल्द ही इन दोनों के बीच सैम नाम की दीवार खड़ी हो गई, क्योंकि सैम ओमान छोड़कर 2013 में ऑस्ट्रेलिया में आकर यहीं रहने लगा, जिस वजह से अरुण और सोफिया अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। जबकि इनका प्यार इस हद तक परवान चढ़ चुका था कि दोनों शादी करके एक साथ रहने का सपना सजा चुके थे और दोनों की डायरीज में भी इस बात का खुलासा हुआ जब कोर्ट के सामने दोनों की डायरीज पेश हुई, जिसे मलयालम भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर कोर्ट के सामने ऐसा एविडेंस पेश किया गया था। दोनों अब साथ रहने के लिए सैम को रास्ते से हटाना चाहते थे, इसलिए दोनों ने सैम को मारने का प्लान बना लिया। और फिर आया जुलाई 2016 का दिन, जब सैम मेट्रो स्टेशन के बाहर अपनी कार पार्किंग से लेने गया और यहाँ पर एक नकाबपोश आदमी ने चाकू से सैम पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। यह आदमी पहले से ही सैम की गाड़ी के अंदर छुपा हुआ बैठा था और बस इसने मौका देखकर इस पर वार कर दिया, जिससे सैम के गाल गर्दन बुरी तरह से जख्मी हो गए। लेकिन सैम ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह इस आदमी के चेहरे से नकाब हटा दिया, जिसके बाद ये आदमी यहाँ से फौरन भाग गया। पुलिस जब यहाँ पे आई तो सैम को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया और पुलिस को यह मामला लूटपाट का लगा। सैम ने पुलिस को भी ये बताया कि मैंने उस शख्स का चेहरा देख लिया है, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। बट हाउ इज इट पॉसिबल? रिपोर्ट्स का मानना है कि ये हमलावर कोई और नहीं बल्कि अरुण ही था, जिसके बारे में सैम भी जान चुका था। लेकिन इसने अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए सोफिया को माफ कर दिया, पर सोफिया ने सैम के साथ दगा की और ये प्लान बनाया और शायद ये बात सैम भी भांप चुका था, इसलिए उसने हमलावर का नाम रिवील नहीं किया, क्योंकि अगर उसका शक पुख्ता होता और सोफिया इसमें इन्वॉल्व होती तो पुलिस उसे भी पकड़ सकती थी। खैर इस बार तो सोफिया और अरुण का प्लान नाकामयाब रहा, लेकिन इन्होंने फिर से एक और प्लान बनाया और 13 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने सैम को एवोकाडो शेक में बहुत सारी नींद की गोलियां मिलाकर दी थी और जब सैम नींद में बेसुध हो गया तो फिर अरुण ने घर में एंट्री की और अपने साथ लाए गए साइनाइड को इसने ऑरेंज जूस में मिलाकर सैम के मुंह में डालना शुरू कर दिया, जिससे साइनाइड सैम के शरीर में चला गया और यही साइनाइड सैम की जान लेने की वजह बना और ये बात खुद अरुण ने भी कंफर्म की थी। दरअसल ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने अरुण से सच उगलवाने के लिए एक डिटेक्टिव को टास्क दिया था कि उसे अरुण का दोस्त बनकर उससे सच उगलवाना है, बस फिर क्या था। डिटेक्टिव ने ऐसा ही किया और अरुण ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने अपने प्यार के खातिर सैम को साइनाइड दिया था। इस बयान को डिटेक्टिव ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर अरुण और सोफिया दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि अरुण ने अपने प्यार को बचाने के लिए सैम की मौत का इल्जाम अपने सर लिया, लेकिन सोफिया ने अरुण के साथ भी दगा की और कहा कि मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता अरुण ने कब और कैसे सैम को मारा। लेकिन उसकी लिखी डायरी ने सारा सच, उसकी सैम के प्रति सोच और मौत की साजिश सब कुछ बयान कर दिया। इस तरह 16 अगस्त 2018 में अरुण को 24 साल की सजा मिली और सोफिया को 22 साल की सजा मिली और दोनों आज भी जेल की कैद में अपने गुनाह की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, आपको ये केस फाइल कैसी लगी? आपका क्या कहना है इस केस के बारे में? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।